हेलो स्टूडेंटों, गुड मॉर्निंग। हमने पिछले वीडियो में प्रमुख गुप्त शासकों के बारे में अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम वर्धन वंश और पाल वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति वर्धन के द्वारा की गई थी, लेकिन वर्धन वंश का वास्तविक संस्थापक इस वंश का चौथा शासक प्रभाकर वर्धन को माना जाता है। प्रभाकर वर्धन शिव के उपासक थे और इनकी राजधानी थानेश्वर थी। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के उपरांत उनका पुत्र राज्यवर्धन शासक हुआ, लेकिन सन 606 ईस्वी में गौड़ शासक शशांक के द्वारा राज्यवर्धन को पराजित करके मौत के घाट उतार दिया गया। इस युद्ध में राज्यवर्धन की बहन राज्यश्री का पति भी मारा गया। उसके बाद में ऐसा माना जाता है कि राज्यश्री अपने पति की मृत्यु की खबर सुनकर सती होने के लिए जंगल की ओर निकल गई। अब मंत्री परिषद के द्वारा राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन के नाम का प्रस्ताव रखा गया कि वर्धन वंश का अगला शासक हर्षवर्धन होगा। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में वर्धन वंश का शासक बना और 647 ईस्वी तक रहा। हर्षवर्धन के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि उसके भाई के हत्यारे को सजा देना और बहन को सती होने से रोकना। अतः सबसे पहले इन्होंने अपनी बहन को सती होने से रोका और बाद में इन्होंने भास्कर वर्मन की सहायता से गौड़ शासक शशांक को पराजित किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। सन 620 ईस्वी में ये नर्मदा नदी के किनारे पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हुए। कहीं 634 ईस्वी का उल्लेख भी किया गया है। हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो कन्नौज थी। इन्होंने थानेश्वर की जगह कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। हर्षवर्धन के द्वारा बौद्ध धर्म को ग्रहण किया गया और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का प्रयास भी किया गया। हर्षवर्धन को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के कारण अशोक की संज्ञा भी दी जाती है। हर्षवर्धन अपने राज्य की आय को 4 भागों में विभाजित करते थे और उसके 1/4 भाग को ये धार्मिक कार्यों में ही खर्च करते थे। इन्होंने कन्नौज में एक धार्मिक सभा का आयोजन किया था और उस धार्मिक सभा का जो अध्यक्ष था वो हिनसांग को बनाया गया था। हिनसांग 629 ईस्वी में भारत आया और 644 ईस्वी तक भारत में रहा था। उनके द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का अध्ययन किया गया और यहाँ रहकर ही उनके द्वारा अपने एक यात्रा वृत्तांत लिखा गया। यात्रा वृत्तांत से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि हर्षवर्धन के समय में प्रारंभ में उसके पास 5000 पैदल सेना, 2000 अस्थि सेना थी। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि हर्षवर्धन ने शासक बनने के उपरांत तो उसके पास 60,000 अस्थि सेना, 1 लाख घुड़सवार सेना और इससे कई गुना पैदल सेना थी। उसके द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया गया। इनके द्वारा महाराजा धीराज की उपाधि धारण की गई। इनके साम्राज्य में बाणभट्ट निवास करते थे। बाणभट्ट के द्वारा ही हर्षचरित्र और कादंबरी की रचना की गई। स्वयं हर्षवर्धन भी एक महान विद्वान थे। उनके द्वारा भी नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका जैसे ग्रंथों की रचना की गई। विजय अभियान में इनकी तुलना समुद्रगुप्त से की जाती है। तो ये थी हर्षवर्धन या वर्धन वंश के बारे में जानकारी। इसके बाद में हम अध्ययन करते हैं पाल वंश का।
पाल वंश की स्थापना गोपाल पाल के द्वारा 750 ईस्वी में की गई थी। ये राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग और प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम के समकालीन थे। इनके बाद में धर्मपाल पाल वंश का शासक बना, जो कि एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। इस समय प्रतिहार और पालों के मध्य कन्नौज को लेकर संघर्ष की शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि प्रतिहारों को कन्नौज जैसी शक्तिशाली राजधानी की आवश्यकता थी और पाल शासक अपनी सीमा के पास किसी भी शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना नहीं चाहते थे। इसलिए दोनों वंशों के मध्य, प्रतिहार और पालों के मध्य कन्नौज को लेकर संघर्ष हुआ। यहाँ पर आयुध वंश के चक्रायुध शासन कर रहे थे। जो धर्मपाल था उसने कन्नौज पर अधिकार किया, लेकिन उसके बाद यहाँ पर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय के द्वारा आक्रमण करके धर्मपाल को पराजित कर दिया गया। इसी समय धर्मपाल को पराजित करके नागभट्ट द्वितीय के द्वारा कन्नौज पर अधिकार कर लिया गया। इनके द्वारा बौद्ध भिक्षुओं को संरक्षण प्रदान किया गया और धर्मपाल के द्वारा ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। धर्मपाल के बाद में पाल वंश का अगला जो शासक हुआ वो देवपाल हुआ। देवपाल का जो शासनकाल था वो 810 से 850 ईस्वी तक था। इनकी राज्यसभा में सुमात्रा के राजा बालापुत्र देव का राजदूत आया था। देवपाल के बाद में महिपाल शासक हुए और महिपाल के समय में चोल शासक राजेंद्र प्रथम के द्वारा गंगा यमुना दोआब क्षेत्र पर आक्रमण किया गया और गंगा क्षेत्र पर अधिकार कर लिया गया और इसी उपलक्ष्य में राजेंद्र प्रथम ने गंगेकोंड चोलपुरम की उपाधि धारण की थी। महिपाल के बाद में नेपाल पाल वंश का अगला शासक हुआ, जिसके समय में बौद्ध भिक्षु अतिशा तिब्बत गया था। बौद्ध धर्म, इनके द्वारा बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया गया था। इन्होंने महिपाल और विटपाल जैसे शिल्पियों को भी संरक्षण दिया गया था। इन्होंने अनेक जलाशयों का निर्माण करवाया। उन जलाशयों में दिनारपुर का जलाशय प्रमुख माना जाता है। तो ये थी बौद्ध धर्म की को संरक्षण देने वाले अंतिम वंश पाल वंश की सामान्य जानकारी। अगली वीडियो में हम आपको पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट शासकों के त्रिकोणात्मक संघर्ष के बारे में विस्तार से बताएंगे। धन्यवाद।